अगला प्रश्न देखें। इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 14वीं शताब्दी में भारतीय समाज की जानकारियाँ दी हैं। उसका जन्म तंजीर में हुआ था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से कथन एक, उसने 14वीं शताब्दी में भारतीय समाज की जानकारियाँ दी, इब्न बतूता ने, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। उसका जन्म तंजीर में हुआ था, ये भी एकदम सही है। और तंजीर जो है वो मोरक्को में पड़ता है। तंजीर मोरक्को में पड़ता है और इसका जन्म एक सम्मानित परिवार में हुआ था जो इस्लामी कानून अथवा शरिया के विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। और अंतिम प्रश्न है, अंतिम इसमें सेंटेंस है कि उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजमार्ग लुटेरों से सुरक्षित नहीं था, यानी लुटेरे थे, वहाँ पे लुटेरे थे। इसमें कथन ए और बी ही सही है। बाकी व्याख्या पे आप ध्यान दीजिएगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत कथन आपको चयनित करना है, बताना है। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था, ये सही है। वह मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली पहुंचा था, ये भी सेंटेंस सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1342 ईस्वी में उसे मंगोल शासक के पास राजकीय दूत के रूप में भेजा गया था। और जो श्रीलंका में ये अंतिम स्टेटमेंट दिया गया है डी वाला कि श्रीलंका में उसे काजी का पद प्रदान किया गया था, ये गलत है। काजी का पद प्रदान नहीं किया गया था। इसके बारे में और जान लीजिए। चीन के विषय में उसके यात्रा वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। चीन का जो इसका यात्रा वृत्तांत है वो मार्को पोलो से इसकी तुलना की जाती है। किसकी? इब्न बतूता की। और एक बात इसमें है कि उल्लेखनीय यह है कि चीन जाने से पहले इसने श्रीलंका, बंगाल और असम यहाँ पे गया और वह सुमात्रा से चीनी बंदरगाह नगर जायतन या कहीं कहीं लिखा मिलता है जायतुन, जिसे क्वांझू कहा जाता है आजकल के में, क्वांझू, वहाँ पे गया था ये। नवा प्रश्न है, अलबरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। पहला विकल्प है कि जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को स्वीकार किया है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तक जाति व्यवस्था में के संबंध में वह ब्राह्मणवादी व्याख्या को स्वीकार करता है, लेकिन जो अपवित्रता की बात है इसकी मान्यता इब्न अलबरूनी ने नहीं इसकी स्वीकारोक्त की है। अलबरूनी अपवित्रता की मान्यता पर नकार देता है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट मात्र यहाँ तक सही है कि जाति व्यवस्था के संबंध में वह ब्राह्मणवादी जो व्याख्या है उसको वह स्वीकार करता है, लेकिन अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया है। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में जो अपवित्रता की अवधारणा है वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया। ये बात एकदम सही है। इसमें केवल 2 सही है, बाकी की व्याख्या आप ध्यान से सुना करिए। 8वां प्रश्न है, एक तरफ यात्री दिए गए हैं और एक तरफ विशेषता दिया गया है। बारबोसा, टेवर्नियर, मनुची
और इसमें आपको कौन से सही सुमेलित हैं इनको आपको बताना है। बारबोसा उत्तर भारत के समाज और व्यापार का वर्णन करता है, ये बिल्कुल गलत है। बारबोसा दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का विवरण देता है, ना कि उत्तर भारत का, ये दक्षिण भारत का देता है। नेक्स्ट पे चलें तो टेवर्नियर या फ्रांसीसी जौहरी था। टेवर्नियर फ्रांस का था और भारत की तुलना ईरान और ऑटोमान साम्राज्य से की है। ये इसका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। वह भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। कौन? टेवर्नियर। उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमान साम्राज्य से की। अगला स्टेटमेंट जो दिया गया है, मनुची कभी यूरोप नहीं गया, भारत में ही बस गया। ये बहुत अच्छा है। क्या सही है? तो ये बिल्कुल सही है। मनुची इटली का चिकित्सक था, ये इटली का चिकित्सक था और राजनीतिक दर्शन और इतिहासकार भी था। कई जगह ऐसा भी आया है, लेकिन स्पेशली ये मशहूर है इटली के चिकित्सक के रूप में। यह यूरोप कभी वापस नहीं गया था, ये भारत में ही बस गया था। ये सेंटेंस जो है वो एकदम सही है। तो विकल्प ये और 2 और 3 ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न, उसके अनुसार यानी किसके अनुसार आपको उसमें समझना है। किसके अनुसार? अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था जो भारत में सबसे बड़ा था। आपको ये सेंटेंस बहुत ध्यान से सोच समझ करके बताना है कि ये सेंटेंस किसने कहा है। तो ये इब्न बतूता ने कहा है। किसने कहा है? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने अपने विवरण में कहा कि यहाँ अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार हैं। उसने दौलताबाद यानी जो महाराष्ट्र वाला दौलताबाद है, जहाँ राजधानी का परिवर्तन किया गया था MBT के द्वारा यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, उसके विषय में लिखा है कि यह एक ऐसा शहर है जो आकार में दिल्ली को चुनौती देता है। कौन? दौलताबाद। इब्न बतूता ने ऐसा कहा है। इब्न बतूता द्वारा भारत के विषय में किए गए वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन आपको पहचानना है। बाजार सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, ये बिल्कुल सही है। बाजार आर्थिक विनिमय के ही नहीं अपितु सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था। एक मंदिर और एक मस्जिद होता था। सेकेंड है स्टेटमेंट कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण सुल्तानों द्वारा नहरों का निर्माण कराकर सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी और एक वर्ष में 2 बार फसलें ली जाती थी। ये स्टेटमेंट इसका ये व्याख्या इसकी सही होगी, ना कि ये वाला जो आपको दिया गया है। विकल्प बी इसमें गलत है। भारतीय माल की मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में मांग थी, ये भी एकदम सही है। और भारतीय सूती कपड़ा, महीन, मलमल, रेशम, जरी तथा साटन का निर्यात किया जाता था, ये भी एकदम सही है, यानी बी गलत है। उलूक तथा दावा व्यवस्था के संबंध में तुगलक काल में जो ये है उसको आपको पहचानना है। यह निम्नलिखित में से किससे था? जो उलूक और दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किसमें था? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये डाक व्यवस्था से था। उलूक डाक व्यवस्था जहाँ हर 4 मील पर एक राजकीय घोड़ा होता था, ये उलूक व्यवस्था थी। ये जो दावा था, दावा पैदल जो व्यवस्था होती थी, पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहते थे। इसमें संदेशवाहक एक दूसरे के माध्यम से गंतव्य तक संदेश पहुंचाते थे। मैं आपको बताता चलूं कि जैसे जो पैदल डाक व्यवस्था है और जो अश्व वाली डाक व्यवस्था है उलूक, तो पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से ज़्यादा तीव्र होती थी। सुनने में अटपटा लगेगा आपको, लेकिन पैदल व्यवस्था
अश्व वाले व्यवस्था से ज़्यादा तीव्र थी। इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए किया जाता था, जिसमें भारत में बहुत लोग पसंद करने वाले थे। इब्न बतूता डाक व्यवस्था के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन भी देता है। अगला प्रश्न है 12वां। डाक प्रणाली द्वारा अब व्यापारियों को न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजी जा सकती थी, बल्कि इससे उधार प्रेषित करना संभव हुआ। जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंचती थीं। ये किसका स्टेटमेंट है? ये मोहम्मद बिन तुगलक का स्टेटमेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित इब्न बतूता का स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने बहुत व्यापक स्तर पर डाक व्यवस्था के बारे में लिखा है। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी, इब्न बतूता बताता है, कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक माध्यम से ही 5 दिनों के अंदर पहुंच जाती थीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी है? तो इसका सही जवाब होगा बर्नियर। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, जो औसतन उस समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात था उससे अधिक था। बर्नियर ने जो मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी है वो इसीलिए संज्ञा दी है। और बर्नियर एकमात्र इतिहासकार है जिसने राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, अपने कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल ले रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध किस देश से था? यहाँ पूछा गया है अब्दुल रज्जाक जो विदेशी यात्री हैं उनका संबंध किस देश से था? तो अब्दुल रज्जाक का संबंध हेरात से था। और ये 15वीं शताब्दी में विजयनगर का विवरण प्रस्तुत करते हैं। और हेरात जो है, हेरात अफ़गानिस्तान में है। हेरात कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें से सही सुमेलित कौन से हैं? तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। अलबरूनी सामने लिखा है 12वीं शताब्दी, इब्न बतूता 13वीं शताब्दी, फ्रांसवा बर्नियर 11वीं शताब्दी। तो यहाँ पे जो सुमेलित है ये सब कोई भी सुमेलित नहीं है, यानी सब के सब गलत सुमेलित किए गए हैं। तो इस उत्तर के हिसाब से उत्तर इसमें डी विकल्प चयन किया जाएगा कि कोई भी सुमेलित नहीं है। अगर बात इसमें की जाए कि इसमें से सही क्या है, तो ये अलबरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में आएंगे, 11वीं। और ये उज़्बेकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? उज़्बेकिस्तान के। इब्न बतूता जो हैं वो 14वीं शताब्दी के हैं, और ये मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ के हैं। फ्रांसवा बर्नियर ये 11वीं शताब्दी के हैं। सॉरी, फ्रांसवा बर्नियर ये 17वीं शताब्दी से हैं, ये फ्रांस से हैं। तो इस प्रकार से इसका जो व्याख्या है वो इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, अलबरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसमें से सही क्या है? पहला है कि यह अरबी भाषा में लिखी गई है। सामान्यतः यह इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की गई है। इसमें अलबरूनी ने खगोल तथा मापतंत्र विज्ञान संबंधी विस्तृत जानकारी भी प्रदान की है। इसमें से पूछा है कौन से सही हैं, तो इसका जवाब जो होगा वो उत्तर डी, 1, 2, 3 ये सब सही हैं। किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में की गई है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें 80 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं। सामान्यतः इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की जाती है। अगर इसकी बात करें तो हम पाएंगे कि अलबरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। जैसे आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर एक परंपरा के अनुसार उसका वर्णन कर दिया गया। अंत में
अन्य संस्कृतियाँ जो थी उनके साथ तुलना इसमें की गई है। तीसरा जो विकल्प है वो ये है कि इसमें अलबरूनी ने खगोल तथा मापतंत्र विज्ञान संबंधी विस्तृत जानकारी दी है। ये बिल्कुल सही है। अलबरूनी ने लेखन शैली जो की है उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक भी था। उसका यह ग्रंथ धर्म, दर्शन, त्यौहार हो गया, खगोल हो गया, विज्ञान और रीति रिवाज, ये तमाम प्रकार के जो पहलू हैं, भार, माप, तौल, इन पर व्यापक स्तर पर चर्चा की है। मूर्तिकला, कानून के बारे में, विज्ञान आदि विषयों पर लगभग 80 अध्याय उसने चर्चा की है। अगला प्रश्न जो चौथा है उसकी चर्चा करते हैं। लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए हिंदू शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू के बारे में, तो यह फारसी शब्द है, ये बिल्कुल सही है। हिंदू फारसी शब्द है और 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक फारसी शब्द जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। तो उसमें सेंटेंस अगला दिया गया है कि इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र के लिए होता था। नहीं, इसका जो प्रयोग है वो पूर्व के लिए होता था। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम के लिए नहीं, ये पूर्व के लिए होता था। और अगला है, यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता था। तो इसमें यह भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो अरबी लोगों ने फारसी में इस क्षेत्र को अल हिंद और यहाँ के निवासियों को हिंद या हिंदू कहा, उसमें यह कोई सामाजिक धार्मिक पहचान की नहीं थी बात। इसमें ये बिल्कुल भी इसके ठीक विपरीत थी। अगला प्रश्न देखें। इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 14वीं शताब्दी में भारतीय समाज की जानकारियाँ दी हैं। उसका जन्म तंजीर में हुआ था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से कथन एक, उसने 14वीं शताब्दी में भारतीय समाज की जानकारियाँ दी, इब्न बतूता ने, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। उसका जन्म तंजीर में हुआ था, ये भी एकदम सही है। और तंजीर जो है वो मोरक्को में पड़ता है। तंजीर मोरक्को में पड़ता है और इसका जन्म एक सम्मानित परिवार में हुआ था जो इस्लामी कानून अथवा शरिया के विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। और अंतिम प्रश्न है, इसमें सेंटेंस है, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजमार्ग लुटेरों से सुरक्षित नहीं था, यानी लुटेरे थे, वहाँ पे लुटेरे थे। इसमें कथन ए और बी ही सही है। बाकी व्याख्या पे आप ध्यान दीजिएगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत कथन आपको चयनित करना है, बताना है। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। ये सही है। वह मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। ये भी सेंटेंस सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1342 ईस्वी में उसे मंगोल शासक के पास राजकीय दूत के रूप में भेजा गया था। और जो श्रीलंका में ये अंतिम स्टेटमेंट दिया गया है डी वाला कि श्रीलंका में उसे काजी का पद प्रदान किया गया था, ये गलत है। काजी का पद प्रदान नहीं किया गया था। इसके बारे में और जान लीजिए। चीन के विषय में उसके यात्रा वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। चीन का जो इसका यात्रा वृत्तांत है वो मार्को पोलो से इसकी तुलना की जाती है। किसकी? इब्न बतूता की। और एक बात इसमें है कि उल्लेखनीय यह है कि चीन जाने से पहले इसने श्रीलंका, बंगाल और असम यहाँ पे गया और वह सुमात्रा से चीनी बंदरगाह नगर जायतन या कहीं कहीं लिखा मिलता है जायतुन,
जिसे क्वांझू कहा जाता है आजकल के में, क्वांझू, वहाँ पे गया था ये। नवा प्रश्न है, अलबरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। पहला विकल्प है कि जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को स्वीकार किया है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तक जाति व्यवस्था में के संबंध में वह ब्राह्मणवादी व्याख्या को स्वीकार करता है, लेकिन जो अपवित्रता की बात है इसकी मान्यता इब्न अलबरूनी ने नहीं इसकी स्वीकारोक्ति की है। अलबरूनी अपवित्रता की मान्यता पर नकार देता है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट मात्र यहाँ तक सही है कि जाति व्यवस्था के संबंध में वह ब्राह्मणवादी जो व्याख्या है उसको वह स्वीकार करता है, लेकिन अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया है। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में जो अपवित्रता की अवधारणा है वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया। ये बात एकदम सही है। इसमें केवल 2 सही है, बाकी की व्याख्या आप ध्यान से सुना करिए। 8वां प्रश्न है, एक तरफ यात्री दिए गए हैं और एक तरफ विशेषता दिया गया है, बारबोसा, टेवर्नियर, मनुची, और इसमें आपको कौन से सही सुमेलित हैं इनको आपको बताना है। बारबोसा उत्तर भारत के समाज और व्यापार का वर्णन करता है, ये बिल्कुल गलत है। बारबोसा दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का विवरण देता है, ना कि उत्तर भारत का, ये दक्षिण भारत का देता है। नेक्स्ट पे चलें तो टेवर्नियर या फ्रांसीसी जौहरी था, टेवर्नियर फ्रांस का था और भारत की तुलना ईरान और ऑटोमान साम्राज्य से की है। ये इसका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। वह भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। कौन? टेवर्नियर। उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमान साम्राज्य से की। अगला स्टेटमेंट जो दिया गया है, मनुची कभी यूरोप नहीं गया, भारत में ही बस गया। ये बहुत अच्छा है। क्या सही है? तो ये बिल्कुल सही है। मनुची इटली का चिकित्सक था, ये इटली का चिकित्सक था और राजनीतिक दर्शन और इतिहासकार भी था। कई जगह ऐसा भी आया है, लेकिन स्पेशली ये मशहूर है इटली के चिकित्सक के रूप में। यह यूरोप कभी वापस नहीं गया था, ये भारत में ही बस गया था। ये सेंटेंस जो है वो एकदम सही है। तो विकल्प ये और 2 और 3 ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न, उसके अनुसार यानी किसके अनुसार आपको उसमें समझना है। किसके अनुसार? अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था जो भारत में सबसे बड़ा था। आपको ये सेंटेंस बहुत ध्यान से सोच समझ करके बताना है कि ये सेंटेंस किसने कहा है। तो ये इब्न बतूता ने कहा है। किसने कहा है? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने अपने विवरण में कहा कि यहाँ अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार हैं। उसने दौलताबाद यानी जो महाराष्ट्र वाला दौलताबाद है, जहाँ राजधानी का परिवर्तन किया गया था MBT के द्वारा यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, उसके विषय में लिखा है कि यह एक ऐसा शहर है जो आकार में दिल्ली को चुनौती देता है। कौन? दौलताबाद। इब्न बतूता ने ऐसा कहा है। इब्न बतूता द्वारा भारत के विषय में किए गए वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन आपको पहचानना है। बाजार सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, ये बिल्कुल सही है। बाजार आर्थिक विनिमय के ही नहीं अपितु सामाजिक और आर्थिक
गतिविधियों के भी केंद्र थे। अधिकांश बाज़ारों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था, एक मंदिर और एक मस्जिद होता था। सेकेंड है स्टेटमेंट कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण सुल्तानों द्वारा नहरों का निर्माण कराकर सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी और एक वर्ष में 2 बार फसलें ली जाती थी। ये स्टेटमेंट इसका ये व्याख्या इसकी सही होगी, ना कि ये वाला जो आपको दिया गया है। विकल्प बी इसमें गलत है। भारतीय माल की मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में मांग थी, ये भी एकदम सही है। और भारतीय सूती कपड़ा, महीन, मलमल, रेशम, जरी तथा साटन का निर्यात किया जाता था, ये भी एकदम सही है, यानी बी गलत है। उलूक तथा दावा व्यवस्था के संबंध में तुगलक काल में जो ये है उसको आपको पहचानना है। यह निम्नलिखित में से किससे था? जो उलूक और दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किसमें था? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये डाक व्यवस्था से था। उलूक डाक व्यवस्था, जहाँ हर 4 मील पर एक राजकीय घोड़ा होता था, ये उलूक व्यवस्था थी। ये जो दावा था, दावा पैदल जो व्यवस्था होती थी, पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहते थे। इसमें संदेश वाहक एक दूसरे के माध्यम से गंतव्य तक संदेश पहुंचाते थे। मैं आपको बताता चलूं कि जैसे जो पैदल डाक व्यवस्था है और जो अश्व वाली डाक व्यवस्था है उलूक, तो पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से ज़्यादा तीव्र होती थी। सुनने में अटपटा लगेगा आपको, लेकिन पैदल व्यवस्था अश्व वाले व्यवस्था से ज़्यादा तीव्र थी। इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए किया जाता था, जिसमें भारत में बहुत लोग पसंद करने वाले थे। इब्न बतूता डाक व्यवस्था के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन भी देता है। अगला प्रश्न है 12वां। डाक प्रणाली द्वारा व्यापारियों को न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजी जा सकती थी, बल्कि इससे उधार प्रेषित करना संभव हुआ। जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुंचती थीं। ये किसका स्टेटमेंट है? ये मोहम्मद बिन तुगलक का स्टेटमेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित इब्न बतूता का स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने बहुत व्यापक स्तर पर डाक व्यवस्था के बारे में लिखा है। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी, इब्न बतूता बताता है, कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक माध्यम से ही 5 दिनों के अंदर पहुंच जाती थीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी है? तो इसका सही जवाब होगा बर्नियर। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, जो औसतन उस समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात था उससे अधिक था। बर्नियर ने जो मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी है वो इसीलिए संज्ञा दी है। और बर्नियर एकमात्र इतिहासकार है जिसने राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।